नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इस कड़ी में हम पहले यूनिट में यूनानी विचारक प्लेटो को पढ़ा। अब हम इसी सीरीज में, इसी कड़ी में फिर अरस्तु को पढ़ा, अरस्तु का परिचय और कुछ विचारकों द्वारा अरस्तु को जिन नामों से, विलक्षणों से सुशोभित किया गया उसके बारे में देखा, अरस्तु की रचनाएं और अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपना ये विषय जो है वह है अरस्तु के क्रांति पर विचार। आज का हमारा टॉपिक एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसे कहते हैं अरस्तु के क्रांति पर विचार। विद्यार्थियों, वर्तमान में क्रांति का अर्थ उन मूलभूत परिवर्तनों से है जिनसे समाज में व्यवस्था बदल जाती है। कहने का मतलब परिवर्तन, क्रांति का दूसरा नाम परिवर्तन है। कुछ व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्रांति कहते हैं, या उस क्रांति के माध्यम से ही उस व्यवस्था में परिवर्तन होता है। अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन का नाम क्रांति है। अर्थात किसी देश की शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था या संविधान में अगर आमूलचूल परिवर्तन होता है तो उसे हम क्रांति कह सकते हैं। इसलिए अरस्तु कहता है कि संविधानों में परिवर्तन ही क्रांति का नाम है। अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग शासन, राजनीति और समाज के संदर्भ में किया है। मुख्य रूप से उसने संविधान या शासन प्रणाली में छोटे बड़े परिवर्तनों को ही क्रांति की संज्ञा दी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अरस्तु स्वयं कहता है कि किसी राज्य व्यवस्था या किसी शासन या किसी संविधान में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्रांति कहते हैं। फिर अरस्तु कहता है कि असमानता ही क्रांति का मूल कारण है। अगर किसी दो समाज में या किसी राज्य व्यवस्था में अगर कोई असमानता होती है तो वह भी क्रांति का मूल कारण बन सकता है। असमानता के कारण भी लोगों में अगर असमानता होती है या शासन व्यवस्था के प्रति असमानता होती है तो वहाँ पर भी क्रांति का मूल कारण हो सकता है। फिर अरस्तु क्रांति के उद्देश्य के बारे में चर्चा करता है। वह कहता है कि प्रचलित संविधान को समाप्त करके किसी अन्य संविधान की स्थापना करना क्रांति है। मतलब अगर आप किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जो संविधान चल रहा है, अगर उस संविधान में अगर आप परिवर्तन करोगे तो उस देश की शासन व्यवस्था या उस देश की सरकार का भी तख्ता पलट हो जाएगा। तो उसे भी उसने क्रांति का नाम दिया है कि प्रचलित संविधान को समाप्त करके किसी अन्य संविधान की स्थापना करना, यह भी क्रांति का उद्देश्य है। फिर दूसरा वो बताता है प्रचलित संविधान को बने रहने देना किंतु शासक वर्ग को बदल देना। मतलब संविधान तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसकी शासन व्यवस्था में जो भागीदारी निभाने वाले हैं, उस शासन व्यवस्था को जो चलाने वाले जो शासक वर्ग है, उनमें परिवर्तन कर देना, यह भी क्रांति का एक उद्देश्य होता है। फिर वो तीसरा उद्देश्य बताता है गुणात्मक परिवर्तन कर देना। कहने का मतलब यह है कि वह उस संविधान या उसकी शासन व्यवस्था में कुछ सुधार, कुछ गुणात्मक परिवर्तन कर देता है। अगर वो गुणात्मक परिवर्तन होता है तो वह भी क्रांति का उद्देश्य है। और लास्ट चौथा वो बताता है संविधान में परिवर्तन ना करते हुए किसी नए पद की स्थापना करना। कहने का मतलब यह हुआ किसी देश की शासन व्यवस्था में जो प्रचलित संविधान है उस संविधान में परिवर्तन ना करके उस शासन व्यवस्था का जो संचालन करता है उसके बराबर एक और पद की व्यवस्था करना, वह भी क्रांति का उद्देश्य होता है।
तो यह अरस्तु ने कुछ क्रांतियों के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की है। फिर आते हैं हम क्रांतियों के प्रकार। अरस्तु ने कुछ क्रांतियों के प्रकार के बारे में भी चर्चा की है। जैसे उसने कहा है, पहला प्रकार बताया है आंशिक और पूर्ण क्रांति। यदि संपूर्ण संविधान बदल दिया जाता है तो वह पूर्ण क्रांति है, और जब कोई महत्वपूर्ण भाग बदल जाता है तो वह आंशिक क्रांति है। तो इसे कहते हैं आंशिक और पूर्ण क्रांति। दूसरा प्रकार वो बताता है रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। जैसे सशस्त्र विद्रोह एवं रक्तपात द्वारा किए जाने वाला संविधान में परिवर्तन रक्तपूर्ण क्रांति है, अन्यथा उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाएगा। अगर विद्रोह नहीं होता है, रक्तपात नहीं होता है और संविधान में परिवर्तन हो जाता है, शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। और युद्ध के माध्यम से, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। फिर वो तीसरा प्रकार बताता है व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति। विद्यार्थियों, जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटाकर संविधान में परिवर्तन किया जाए तो वह व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी, किंतु बिना शासक को बदले संविधान में किए जाने वाले परिवर्तन गैर व्यक्तिगत क्रांति होगी। फिर चौथा वो वर्ग बताता है, पर क्रांति का प्रकार बताता है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। यानी धनिक तंत्र या अन्य किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति करके किया जाने वाला संवैधानिक परिवर्तन इस प्रकार का होता है, जिसे हम वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कह सकते हैं। पांचवा क्रांति का प्रकार आता है वैचारिक क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ वक्तागण अपने भाषणों द्वारा राज्य में क्रांति ला दे तो इसे वैचारिक क्रांति कहा जाएगा। मतलब भाषण के माध्यम से अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे वैचारिक क्रांति भी अपन कह सकते हैं। फिर अरस्तु क्रांति के कारण के बारे में भी चर्चा करता है। उसमें उसने दो प्रकार के क्रांतियों के कारण बताए हैं। पहला तो मूल कारण, दूसरा उसने बताया है सामान्य कारण। मूल कारण, अरस्तु क्रांति का मूल कारण असमानता को मानता है। लोग सोचते हैं कि जब मानवता की दृष्टि में सभी समान है तो फिर किसी भी प्रकार की विषमता ना होकर समानता होनी चाहिए। जब वे पाते हैं कि एक ही प्रकार से जन्म होने पर भी उन्हें दूसरों से कम अधिकार प्राप्त है तो उनमें असंतोष पैदा हो जाता है, जो विकराल रूप धारण करके क्रांति को जन्म देता है। यह होता है क्रांति का मूल कारण। फिर वो चर्चा क्रांति के सामान्य कारण की चर्चा करता है। उसमें वो पहला बताता है शासकों की धृष्टता और लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग जनहित की चिंता ना करके अपना घर बढ़ने की फिक्र में लग जाते हैं तो जनता उग्र होकर क्रांति कर देती है। उसे कहते हैं शासकों की धृष्टता और लाभ की लालसा। फिर दूसरा कारण वो बताता है सामान्य कारण में श्रेष्ठता की भावना। विद्यार्थियों, जब समाज में कुछ लोग स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और धन तथा कुलीनता के आधार पर शासन हथियाने का प्रयत्न करते हैं तो जनता में क्रांति की भावना पैदा होती है। उसे श्रेष्ठता की भावना भी कह सकते हैं, वो भी एक मूल कारण होता है। फिर तीसरा है भय। अपराधी दंड भय से बचने के लिए विद्रोह कर देता है और कुछ लोग संभावित अन्याय के भय से विद्रोह कर देते हैं। अविश्वास भय को जन्म देता है और भय क्रांति को जन्म देता है।
तो यह भी एक क्रांति का सामान्य कारण है। फिर आता है शक्ति संतुलन। राज्य में परस्पर विरोधी वर्गों के बीच शक्ति संतुलन के अभाव में भी क्रांति हो जाती है, या शक्ति संतुलन के अभाव में भी क्रांति को जन्म देती है। फिर नेक्स्ट 5वां आता है जातियों की विभिन्नता। जातियों की विभिन्नता के कारण राज्य में द्वेष, कलह, फूट आदि के बीच विद्यमान होते जो कभी कभी क्रांति को भी जन्म दे देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब हम अल्प परिवर्तनों को या तो समझ नहीं पाते या फिर उनकी उपेक्षा करते हैं, तो समय व्यतीत होने के साथ साथ ये क्रांति के कारण बन जाते हैं। तो ये भी हो गया अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा करना अरस्तु के हिसाब से भी सामान्य कारण क्रांति का बनता है। फिर आती है घृणा तथा परस्पर विरोधी विचारधाराएं। सत्तारूढ़ वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग में घृणा जब पराकाष्ठ पर पहुंच जाती है तो यह क्रांति का कारण बनती है। इस प्रकार परस्पर विपरीत विचारधाराएं समाज में विरोधी राजनीतिक वर्गों को जन्म देती है, जिनके आपसी संघर्ष क्रांति को पैदा करते हैं। उसके बाद शासक वर्ग की असावधानी। विद्यार्थियों, कभी कभी शासक वर्ग अज्ञानता या असावधानी के कारण राजद्रोहियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर देता है। मौका मिलने पर ये व्यक्ति शासन का तख्ता उलट कर देते हैं। तो यह है शासक वर्ग की असावधानियाँ भी क्रांति को कारण बन जाती है। फिर नेक्स्ट आता है 9वां पॉइंट, द्वेष भावना। राज्य अधिकारियों की आपसी मनमुटाव के परिणाम स्वरूप भी क्रांतियों को जन्म देते हैं। द्वेष भावना भी क्रांति का कारण बन जाती है। फिर आता है मध्यम वर्ग का अभाव। विद्यार्थियों, अपन कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग समाज में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। मध्यम वर्ग के अभाव में धनिकों और निर्धनों के बीच एक खाई हो जाती है और अधिक गहरी हो जाती है ये खाई, तो उससे भी क्रांति शीघ्र संभव हो जाती है, वह भी एक क्रांति का कारण बन जाती है। फिर निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। निर्वाचन संबंधी बुराइयों को दूर करने के लिए कभी कभी लोग शासन के स्वरूप को बदल देते हैं, तो यह भी एक कारण क्रांति का कारण बन जाता है। मतलब जो उनकी वोट बैंक जिस क्षेत्र में नहीं होती वो उस क्षेत्र को निकाल देते हैं, और जिस क्षेत्र में उनकी वोट बैंक होती है, उनके लोग होते हैं, परिसीमन के माध्यम से उस क्षेत्र को अपने में शामिल कर लेते हैं। तो कभी कभी निर्वाचन संबंधी जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो भी क्रांति का एक कारण बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विदेशियों के आने की खुली छूट। अरस्तु विदेशियों के आने की खुली छूट देकर कोई राज्य किसी हद तक क्रांति की मुसीबत मोल ले लेता है। मतलब अरस्तु को कहने का मतलब कि अगर कोई राज्य विदेशियों को आने की खुली छूट देता है, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो यह भी एक क्रांति का कारण बन सकता है। और अंतिम वो क्रांति का कारण बताता है पारिवारिक विवाद। मतलब पारिवारिक विवाद भी क्रांति का सूत्रपात करते हैं। अनेक बार दो राजकुमारों के पढ़ने कलह क्रांति का कारण बनते हैं। इतिहास में बहुत आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजगद्दी पाने के लिए अगर छोटा ताकतवर होता है तो वो अपने बड़े भाई और पिता की हत्या करके, कत्ल करके खुद राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठ जाता है। इतिहास में बहुत से उदाहरण है। तो ये पारिवारिक विवाद भी कभी न कभी कभार क्रांति का कारण बन सकता है।
तो विद्यार्थियों, अरस्तु ने ये कुछ क्रांतियों के कारण बताए हैं, जिसमें मूल कारण और सामान्य कारण दो कारणों में उसने विभाजित किया है, और सामान्य कारण में उसने उसके कुछ 12 प्रकार बताए हैं क्रांति के कारण। फिर क्रांति के कारण के साथ साथ वो क्रांति को रोकने के उपायों के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करता है। वह जैसे मैक्सी के शब्दों में अरस्तु ने जिस स्पष्टता तथा विवेक के साथ क्रांतियों के कारण का विवेचन किया है, उतनी ही स्पष्टता से उसने अनेक उपचारों का वर्णन भी किया है। पहला बताया है कि किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है। दूसरा कारण रोकने के उपाय उसने बताया है, शासक वर्ग को हर संभव उपाय से जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। तीसरा उपाय उसने बताया है, सम्मानों, पदों, लाभों, पुरस्कारों आदि का निष्पक्ष दृष्टि से अधिक लोगों में वितरण होना चाहिए, ताकि राज्य में संतुष्ट वर्ग बने रहे और कोई व्यक्ति यह न समझे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो यह भी क्रांति के रोकने का एक उपाय है। फिर वह चौथा जो उपाय बताता है, राज्य को परिवर्तनों के प्रारंभ से बचना चाहिए, क्योंकि इन परिवर्तनों के मूल में ही क्रांति के बीज पाए जाते हैं। फिर पांचवा उपाय बताता है, समाज में आर्थिक असमानता कम करनी चाहिए। नेक्स्ट उपाय वो बताता है, समाज में स्वस्थ मध्यम वर्ग को जन्म देना चाहिए, क्योंकि वह वर्ग अमीरों और निर्धनों के बीच संतुलन का कार्य करता है। फिर वह सातवां क्रांति को रोकने का उपाय बताता है। सातवां, दो विरोधात्मक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। प्रतिभाशाली और धनियों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। इसी तरह निर्धन व्यक्तियों का धनी व्यक्तियों के साथ संपर्क होना चाहिए, जिससे असमानता नहीं पनप सकेगी। तो यह भी क्रांति को रोकने का एक उपाय है। फिर वह आठवां जो उपाय बताता है, सरकार का संगठन इतना दृढ़ होना चाहिए और समाज में सामाजिक वातावरण पैदा किया जाना चाहिए कि अनुचित और स्वार्थपूर्ण धनोपार्जन की भावना का दमन हो। फिर नमा वो क्रांति को रोकने का उपाय बताता है, राज्य अधिकारियों की अवधि कम रखी जानी चाहिए। ऐसे होने से वंचित वर्ग के मनुष्य भी बारी बारी से पद प्राप्त कर सकते हैं, मतलब चेंज होते रहना चाहिए। फिर 10वां वो क्रांति को रोकने का उपाय बताता है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन और आचरण पर उचित निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये हो गए क्रांति को रोकने के उपाय। अतः मैक्सी ने कहा है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस उपाय बता सके। इसलिए यह अरस्तु का क्रांति को रोकने के एकदम ठोस परफेक्ट उपाय हम कह सकते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में अरस्तु के इस सीरीज़ में हमने अरस्तु के क्रांति के प्रकार और क्रांति के कारण और क्रांति को रोकने के उपाय, तो यह हो गया अरस्तु के क्रांति पर विचार। नेक्स्ट वीडियो में इसी कड़ी में हम लेकर आएंगे अरस्तु की दास प्रथा का सिद्धांत। धन्यवाद, थैंक यू।